नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात मनीष जी पारिक के साथ। मनीष जी पारिक 2009 से 2014 तक ये उप महापौर रहे हैं जयपुर नगर निगम में और लगातार 3 बार ये पार्षद हैं। और कोरोना जैसी भयावह महामारी जब आई थी उस समय कई बड़े बड़े नेता अपने घरों में दुबक के बैठ गए थे। उस समय ये अपनी जान की परवाह किए बगैर किशनपुर और हवा महल दोनों विधानसभा क्षेत्रों की जो दूरियां हैं उनको दरकिनार करते हुए, वोटों की चिंता न करते हुए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, गरीबों तक अन्न पहुंचाया, राशन पहुंचाया और कोरोना काल में इनको राशन मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी श्रीमान मनीष जी पारिक के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका दौड़ान साथ साथ में। आपका स्वागत। सर, आप अभी काम कर रहे हैं, कोरोना में खूब काम किया आपने, आप तीसरी बार पार्षद हैं और लगातार सक्रिय रूप से हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आप काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, राजनीतिक सफ़र के बारे में कि कैसे और कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि लगातार आप काम करते जा रहे हैं बिना किसी ऊंचे पद के, कि लोग विधायक बनने के बाद भी घरों में बैठे रहे कोरोना काल में और आपने फिर भी कार्य किया। सर जी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बचपन से रहा हूँ, बाल्यकाल से। फिर विद्यार्थी परिषद में जब मैं कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थी था तो उससे जुड़ा, उसका भी अनेक दायित्वों पे काम किया। विश्वविद्यालय में लॉ किया, एमकॉम किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करी और वो सब दौरान विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा 10 साल लगभग। तो उसके कारण हमारे जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की संकल्पना है उसके प्रति कमिटमेंट बन गया और जो एक ध्वज प्रतिज्ञित व्यक्ति होते हैं उसके नाते से हमने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे उस समय से अवसर दिया जब मैं विद्यार्थी परिषद जीवन से तुरंत वकालत में आया था और माननीय भंवरलाल जी शर्मा, ओम प्रकाश जी माथुर उस समय प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री थे, तो उन्होंने भाजपा के मीडिया सेल की जिम्मेवारी मुझको दी। एक किताब का प्रकाशन हुआ, उसका संपादक बनाया, तो मुझे समय समय पर अवसर मिलता रहा। कश्मीर बचाओ मोर्चा उस समय आंदोलन था, उसमें मैं पौंडरिक नगर का संयोजक था। फिर युवा मोर्चा में मुझे थोड़े दिनों के लिए वार्ड का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन फिर मैं विद्यार्थी परिषद में कॉमर्स कॉलेज में चुनाव लड़ा और विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, तो छात्र राजनीति में आ गया। उसके बाद में ओम प्रकाश जी माथुर हमारे जो संगठन महामंत्री थे, उन्होंने उस समय जो मीडिया सेल है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दी। मैंने अरुण चतुर्वेदी जी के साथ काम किया, रामदास जी अग्रवाल उस समय अध्यक्ष थे जब, तो उस समय से ही मैं भाजपा में जुड़ा। सर, आप भाजपा से जुड़े, आपने काम किया, स्वयंसेवक रहे आप, तो संघ से भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिली। तो सर ये तो आपने सीखा और जीवन में साकार ये बातें हो रही है, आपके काम भी आ रही है। सर, आप पार्षद रहे, 3 बार उप महापौर भी रहे, तो आप इस राजनीति को बेहतर समझते हैं। अभी सौम्या गुर्जर जी का जो मामला चल रहा है, प्रकरण जो पूरा चल रहा है, निलंबित होती है फिर वापस आती है, फिर जो मामला पूरा जो प्रकरण है इसको किस तरह से आप देखते हैं सर? अब सरकार का निकम्मापन है, एक चुने हुए प्रतिनिधि को कैसे परेशान कर रहे हैं। एक आरएएस अधिकारी जो उनके मातहत काम करता है उसके जरिए एफआईआर करा दी और जो 4 कार्यकर्ता पार्षद जो अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए बात कर रहे थे उन पे दबाव डालने के लिए एफआईआर का रास्ता इख्तियार किया। ऐसा कोई घटिया मैं समझता हूँ कि उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो इन्होंने करा है। इतने क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो चुन कर आया है, जो जनता की बात सुनता है, उसको नस्तो नाबूद करने पे उतारू हो जाते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। जयपुर की जनता में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की दृष्टि बड़ी खराब हो गई। सर, अभी कांग्रेस सरकार है प्रदेश में, उन्होंने जयपुर नगर निगम को 2 हेरिटेज और ग्रेटर में विभाजित किया। उन्होंने कहा कि इससे विकास कहीं ना कहीं विकास को एक गति मिलेगी। क्या लगता है आपको, हेरिटेज और नगर, ये ग्रेटर जो अलग अलग हुए हैं, नहीं, परिणाम तो उल्टे आ रहे हैं। आपने देखा 250 पार्षद हो गए, अफसरों के मौज हो गई, 2 डिवीज़न कर दिए हैं, एक दूसरे पे टालते रहते हैं। जो एरिया बांटा है उसमें भी केवल वार्ड छोटे कर दिए। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है हितेश जी कि जो यहाँ पर बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर वार्ड बनाने का काम हुआ। आप उसमें देखेंगे कि जनरली जो मुस्लिम इलाके थे वहाँ पर अपेक्षाकृत छोटे वार्ड बनाए और जहाँ पे हिंदू इलाके हैं वहाँ पे 11-12 हज़ार तक वोट हैं और वहाँ पे आप देखेंगे तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार वोट है। 2-2 3-3 हज़ार के डिफरेंस तो इसी से बना दिए और ये कोशिश करी उन्होंने कि इसमें मुस्लिम डोमिनेंट हो जाए तो ज़्यादा पार्षद जीत के आ जाएंगे तो हमारा पार्षद बन जाएगा। और इस बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम से क्या फ़र्क पड़ता है, नाली की सफाई होनी चाहिए, सबकी लाइट लगनी चाहिए, पहले भी हो रहा था, लेकिन अब इन्होंने ये मुस्लिम डिवीज़न करा जो इन्हीं के गले में हड्डी बन गया है क्योंकि विकास ठप हो गया है और अब छोटे छोटे वार्ड में इतने पार्षद हैं उनको सब जनता परेशान कर रही है, कुछ काम होता नहीं है। तो आपने कहा कि अलग अलग, क्या लगता है फिर वोट बैंक के हिसाब से? बिल्कुल, वोट बैंक के आधार पर डिवीजन हुआ जो इनके उल्टा, लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ।
तो एक जब बोर्ड था तो पूरा समवेत विकास होता था। जेडीए एक, नगर निगम एक, फिर राजस्थान डीएलबी एक, राजस्थान सरकार एक, तीनों में समवेत कॉम्बिनेशन होता था। अब क्या हो रहा है, वो उधर डिवीजन हो गया, इधर डिवीजन हो गया, यहाँ कर्मचारी कम है, वहाँ पे ज़्यादा आ गए, यहाँ पे वो कम हो गया, ऊपर वहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे लैपटॉप मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सफाई कर्मचारी पार्षद को मिलते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं। ये सब अलग अलग हो रहा है और इसका कारण केवल इनकी सत्ता लोलुपता थी कांग्रेस पार्टी की, कि उन्होंने जयपुर के विकास को, जयपुर के नुमाइंदों को, जयपुर की भाईचारे की संस्कृति को आग लगा दी। अभी कांग्रेस के खुद की पार्टी के पार्षद हैं, वो उनकी पार्टी के खिलाफ धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर प्रताप सिंह जी खाचरियावास उनको मना के वापस से लेके जाते हैं, फिर वो आके बैठते हैं, फिर ये खेल चल रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब जो जनता है वो त्रस्त हो रही है? इसका कारण यही है, मैंने आपको निवेदन किया, कोरोना काल में ये कांग्रेस पार्टी के विधायक कहाँ थे? ये जो एमएलए हैं, बने हुए हैं मिनिस्टर, वो कहाँ थे? और उस समय बड़ी उम्र के जो ये विधायक और पूर्व विधायक बने थे, एक कांग्रेस पार्टी के लोग मुंह पर पट्टियां बांध के घर पे बैठ गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जवान कार्यकर्ताओं ने सेवा से संगठन को सूत्र बनाया। हमारे माननीय अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, माननीय चंद्रशेखर जी हमारे संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश के अनुसार सेवा से संगठन करके प्रकल्प चलाया, कम्युनिटी किचन चलाए, राशन के किट बांटे। हमने कलेक्टर से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस कार्यकर्ता के घर से हमने बरामद करे कट्टे और कहा कि ये कट्टे जनता में बंटने चाहिए। उसके बाद मैं जोगाराम जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको तवज्जो दी और उसके बाद लगभग 5,000 किट पूरे इलाके में बंटे। हमारी पूरी टीम उसमें जुटी, 50 से 60 लोगों की, तो घर बैठ के राशन पहुंचाया गया। उसका परिणाम ये है कि जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी वोटों से जुड़ी हुई है और बीजेपी सेवा से जुड़ी है। वहाँ पे सत्ता का संघर्ष है और यहाँ पे समन्वय और सौहार्द है भाजपा में। तो मैं समझता हूँ कि इसी कारण से ये आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हमारे विधायक बनेंगे और ये सब कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव हारेंगे। तो आपने कहा कि हमारी पार्टी सरकार बनाएगी और ये चुनाव हारेंगे। अभी 2 यात्राएं बड़ी, भारत जोड़ो यात्रा क्रेज़ था देखा गया हमें, दूसरा जन आक्रोश यात्रा भी शुरू हुई। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कॉपी वो कर रहे हैं या हमारे कदम चिन्हों पे वो चल रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा फ्लॉप हुई। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या फ्लॉप हुई? नहीं, हो ही नहीं सकती हितेश जी। आप देखेंगे, मैं जिस प्रभारी इलाके में गया, 5,000 से ज़्यादा लोग एक जन आक्रोश सभा विधानसभा में थे, 200 जगह पर हुई। तो मेरा निवेदन है 200 रथ चले। अगर आप मान लीजिए कांग्रेस से पूछिए कि एक बार में एक रथ पे पूरे दिन भर में कितने लोगों के साथ चले या कांटेक्ट हुआ, आप 500 तो मानेंगे। और 500 लोग अगर एक दिन में उसके साथ चले हैं, उनसे मिले हैं, पत्रक भरे हैं, मिस कॉल करे हैं, तो 500 के हिसाब से कितने हो गए? 1 लाख लोग। यानी 1 लाख लोग लगातार 15 दिन तक डेली कांग्रेस सरकार के खिलाफ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मौजूद थे 200 रथों पे। अब 200 रथों पे 1 लाख लोग एक दिन में चल रहे हैं और राहुल गांधी जी की यात्रा में कितने 2,000 लोग चूरमा दाल बाटी खा रहे थे। तो आप समझ सकते हो कहाँ 2,000, कहाँ 1 लाख। तो इसलिए वो खाली गाल बजाते हैं, पैसे बनाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने के नाम पे अपनी सत्ता की वो चला रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और दुनिया को लड़ाते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी नड्डा जी आए, कुर्सियां खाली पड़ी रही, वो पीछे तक खाली कुर्सियों को भाषण देके वो चले गए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 घंटे की सभा में कभी हो सकता है कोई कोना पीछे का हो, रह जाता है, ज़्यादा कुर्सियां लगा दी हैं। और ये भी नहीं है कि कोई 3 घंटे लगातार एक आदमी कुर्सी बैठा रहेगा, पानी पीने चले गए, आ गए, बैठ गए, चलता रहता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जयपुर में बड़ी से बड़ी सभाएं हुई है, अटल जी के ज़माने से लेके अभी मोदी जी के अमरूदों के बाग की सभा तक, भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे बड़ी सभाएं करी है। और अब निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं, मैंने आपको कहा रथ है, 8 विधानसभाओं के रथ यहाँ घूमे, तो अगर उन पे 500 आदमी रोज चल रहे हैं, आप तो कांग्रेस पार्टी के महेश जोशी जी से मैं या अमीन कागजी जी से इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रताप सिंह जी से, कि ये जो 8 विधानसभा में 4,000 लोग एक साथ एक गली गली में घूम रहे थे आपके खिलाफ, उनको क्या कहना है ये बताओ। आपको खाली कुर्सी 4 पड़ी थी उसकी तो चिंता हो रही है, और वो जो 40,000 लोग गलियों में घूम रहे हैं आपके खिलाफ, उनका कोई जवाब नहीं है।
अभी आपने ये तो सब बताया, केंद्र अपने प्रदेश की सरकार के बारे में बताया। एक तथ्य या जो कहें एक बात अधिकतर जनता में रहती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके सामने कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है केंद्र के स्तर पे। और वही स्थिति वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपन देखें तो प्रदेश में यह है, कांग्रेस यहाँ मजबूत है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद वो नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11 बार आंदोलन हुए हैं, 11 बड़े आंदोलन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीट के पेपर के लिए ये नाथी के बाड़े के आंदोलन हुआ, उसके बाद उससे पहले महिला उत्पीड़न के मामले में हुआ, अलवर के रेप कांड के बारे में हुआ, बच्ची के दुष्कर्म के खिलाफ हुआ, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारों को, उसके लिए युवाओं का आंदोलन हुआ। आप 11 बार, तो मुझे याद है मैं विधान यहाँ पर प्रदर्शन करने गया था। हमारे सतीश पूनिया जी के 3 बार चोट लगी है और उनको पैर पे चोट लगी है। अरुण चतुर्वेदी जी के हाथ तोड़ दिया पुलिस ने लकड़ी से। तो मैं समझता हूँ कि अगर संघर्ष नहीं होता तो कांग्रेस कभी दिखा दे कभी ऐसा संघर्ष किया हो। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 5 बार जेल भरो उसमें गए हैं, थानों में गिरफ्तारी दी है 5 बार, 11 बार आंदोलन करा है। और उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या करा? इन्होंने ना तो सरकारी खराबे की बात करी, मुआवजा दिया, ना इन्होंने बाजरे को समर्थन मूल्य पे खरीदा, लहसुन की फसल बेकार हो गई। वो सब के लिए भी बीजेपी ने आंदोलन किया, किसान मोर्चा ने किया। तो मैं आपको गिना सकता हूँ 11 आंदोलन करने के बाद आज तक कभी विपक्ष ने 11 आंदोलन नहीं किए थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। आपने कहा 11 आंदोलन हमने करे, जेल भरे, हमने लाठी 4 साल में। हाँ, 4 साल में। लेकिन फिर भी ऐसा क्या, मतलब क्या कमजोरी माने, क्या कहें कि फिर भी कांग्रेस सरकार पे इतना दबाव विपक्ष नहीं बना सका कि वो अपने मंत्रियों को एक कह सके, कंट्रोल में रख सके कि आपकी मंत्रियों पे, उनके पुत्रों पे रेप के चार्जेस लग रहे हैं, किसी पे हत्या का आरोप लग रहा है, तो ऐसा पेपर लीक हो जा रहे हैं, आप क्यों दबाव नहीं बना पा रहे? नहीं, दबाव तो है ही, वो निकम्मे हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा। आप बताओ कि राजगढ़ में शिव मंदिर तोड़ दिया क्योंकि जौहरी लाल जी के लड़के के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया था। तो ये आंदोलन किया जब भी तो हुआ, ये दबाव बना जब भी तो उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। अब वो भुगतेंगे, पाप का घड़ा भर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारे प्रकरण में जब भी इन्होंने काम किया उसके उस दौरान जो मजबूरी में करना पड़ा। आज राहुल गांधी जी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में इस तरह के हालात बन गए कि इन्हें एक दूसरे को नाकारा निकम्मा कह रहे हैं। अपने अध्यक्ष को हटा दिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री को हटा दिया गहलोत जी ने। तो ये जो एक्सपोज हो रहे हैं वो इनके कर्म ही ऐसे हैं। बीजेपी ने पूरा दबाव बनाया। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उपचुनाव थे 2-3, उसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। तो 2 बातें हैं कि वहां पे जो कैंडिडेट पहले बीजेपी का खड़ा हो रहा था वो बागी खड़ा हो गया, और एक जो पहले बीजेपी का, तो 2 उम्मीदवार अगर लड़ेंगे, आप उन दोनों के वोट जोड़ो तो 1.5 लाख होते हैं, है ना। और वो उसको कांग्रेस पार्टी को 85,000 वोट मिले हैं जीतने वाले को। तो अगर वो खड़ा नहीं होता तो हम जीत जाते। तो बीजेपी का वोट कांग्रेस के खिलाफ तो है ही ना। इसलिए मैं समझता हूं कि एक उस बारे में वो कहते हैं। लेकिन अभी भी पंचायती राज में हमने 21 जगह पर हमारे 33 में से जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान कितने बने हैं, उसमें ज़्यादा हैं हम। आप क्या मानते हैं? आपने कभी पायलट साहब का जिक्र किया, तो उन दोनों के बीच कुर्सी की लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री साहब के बीच, और एक मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और एक मुख्यमंत्री है, कुर्सी की खींचतान उनके बीच चली हुई है। तो क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनती है तो एक बड़ी वजह यह होगी कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से आपकी सरकार बनी, या ऐसा कुछ है कि आपकी सरकार को लोग लाना चाह रहे हैं, भाई हाँ उन्हें हम जिताएंगे? 2023 के प्रति आप कितने आश्वस्त मानते हैं अपने आप को? नहीं, वो तो एक रितेश जी बात ये भी है कि डबल इंजन की सरकार एक कंसेप्ट है। यूपी में जो विकास हो रहा है, गुजरात में जो सफलता मिल रही है, उसको देख के मध्य प्रदेश में जैसा हुआ है, तो वो ये लगता है कि दोनों जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक मोदी जी का इतना विशाल विराट व्यक्तित्व है कि उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ होता है। और हमारे अमित शाह जी ने जिस तरह की संगठन संरचना बनाई है, हमारे नड्डा जी ने जिस तरह से संगठन का काम, आपने देखा ये जो रचना बनी है जन आक्रोश रैली की, ऐसी अद्भुत रचना कभी नहीं बनी। इसमें बीजेपी के मंडल अध्यक्षों को भाषण देने का मौका मिला है, और एक एक जगह पर 20-20 वक्ता मैंने देखे हैं, लगातार भाषण हुए हैं। 25-25, 50-50 लोग मंच पर बैठते हैं, भाषण देते हैं। तो उससे बीजेपी की जो सेकंड लाइन है वो इतनी तेज़ी से डेवलप हुई है कि वो सब जब मैदान में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा निश्चित तौर पर जीतेगी। आपने मोदी जी का जिक्र किया कि उनकी फैन फॉलोइंग एक स्तर से भी ऊपर की मान के चलो आप वर्तमान में अपने देश में। तो
हर बार क्या होता है कि मोदी जी की फेस की वजह से अभी सरकारें बना रही है भाजपा अलग अलग राज्यों में। राजस्थान का भी यही मॉडल माना जा रहा है कि उनके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्या प्रदेश में ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कि उसके फेस पे चुनाव लड़ा जाए? मैं बताऊं आपको, हम संगठन के लोग हैं, हमारे तो कार्यकर्ता ओरिएंटेड काम है। अब आप बताओ हितेश जी, मैं उल्टा पूछता हूं, जिन विधायकों को अपना लीडर चुनना है वो विधायक कौन है? अभी वाले विधायकों को थोड़ी चुनना है। ये तो क्या पता अगली बार विधायक होंगे भी नहीं होंगे। आप समझिए, विधायक कौन चुनेगा? नेता अपना। तो विधायक जो बनेगा वो चुन लेगा। अभी पहले से ही हम दे दें कि मनीष पारिक जी को ही चुनो आप, तो ये क्या बात हुई? वो विधायकों की भी पक्ष में नहीं है, जनता के भी पक्ष में नहीं है। अच्छा, होता है कभी कभी ऐसा कि इस तरह की बात होती होगी, लेकिन मैं निश्चित तौर पे समझता हूं कि जो विधायक अभी बने ही नहीं है उनका लीडर पहले कैसे बनेगा? एक बात जो टेक्निकल बात है। और दूसरी बात यह है कि 8 जने सक्षम है, आप बता रहे हैं जैसे संख्या, 7 जने सक्षम है, 5 जने सक्षम है, तो किसी के द्वार बंद नहीं किए जा सकते। मोदी जी ने इसीलिए इस कंसेप्ट को रखा है। दूसरी बात, हम जब एक स्वर में बोलते हैं, हम जब एक स्वर में चलते हैं, हम जब एक स्वर में कहते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व है। और मोदी जी इतने विराट व्यक्तित्व हैं, संसार के नेता हैं कि उनको अडॉप्ट करे बिना बाकी सब बातें गौण हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि जो उसके कारण भाजपा को इसका लाभ मिलेगा और मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। बीजेपी की पॉलिसी है, अंत्योदय की योजना है, जो जितनी बातें हैं, जो आयुष्मान भारत योजना है, जिनसे कल्याण होना है जो गरीब का, जो जनता का कल्याण होना है, मोदी जी की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो शिशु लोन है, तरुण लोन है, उनके जरिए स्टार्टअप्स बनने हैं, लोगों के लिए रोजगार का विकास होना है, नौकरियां लगनी है, वो तो वैसे भी जारी रहेगा। पिछली बार आपकी सरकार नहीं बना पाई थी, कुछ कमियां रही होगी, क्या लगता है अभी वो कमियां दुरुस्त हो चुकी है और 2023 के लिए आप 100% के तैयार हैं हम? आप नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि नए अवसर खुले हैं। अभी आपने देखा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में और शहरों में, गली-गली में बीजेपी के सेकंड लाइन डेवलप हुई है। नए लीडर हैं, नए हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष बने हैं और नीचे तक संगठन का ढांचा बना है। तो उसका जो सुफल है वो यही होना है। पिछला चुनाव हम केवल 1,52,000 वोटों से हारे थे, मतलब कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उससे 1,52 कम थे हमारे। आपको मालूम है हितेश जी, पूरे राजस्थान में 52,000 बूथ हैं, तो एक बूथ पे 3 वोट। तो मैं समझता हूं कि वो तो हो ही चुका है। वो सारे वोट अभी जो नए मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी कार्य समितियां हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो सब नए लोग पूरी ऊर्जा के साथ, अब जब भाजपा के नए ऊर्जा उत्साह के साथ चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और जनता ने भी देखा है कि कांग्रेस से कितने परेशान रहे हैं। आप देखिए, 12,000 रेप हो गए 23 महीने में, ऐसा कभी नहीं हुआ। महिला उत्पीड़न के मामले, लूट के मामले सर्वाधिक बढ़ गए और उसके कारण से राजस्थान की कानून व्यवस्था चौपट हो गई, जनता को परेशानी हुई। अभी उत्तर प्रदेश से जो बदमाश भागे हैं वो राजस्थान के तांडव मचा रहे हैं, गैंग वार हो रही है, आप देख रहे हैं। ये नाकारा निकम्मा कांग्रेस पार्टी का प्रशासन जो है, जो सरकार है, वो प्रशासन को मोटिवेट ही नहीं कर पा रही है। इस कारण से जनता त्रस्त हो चुकी है। लाइट की रेटें नहीं बढ़ाएंगे, 3 बार बढ़ा दी। हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं किया। युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, नहीं तो रोजगार दे देंगे, दोनों ही नहीं हुआ। 1,38,000 नौकरियां जो हाईकोर्ट में लंबित पड़ी थी वो अभी तक यथावत पड़ी। इन्होंने वादा किया था चुनाव में कि हम सारे कोर्ट केस खत्म करा के सबको नौकरी दिला देंगे। 1 लाख का वादा किया, तो 1,38,000 का, उसके बाद में 2 लाख हो गई। वो राज्यपाल जी के अभिभाषण में कुल मिला के अभी देखोगे आप 2,83,000 नौकरियां बता दी। हालत ये है 39,000 नौकरियां लगी है। तो ये जो झूठ है ये जनता भी पहचान चुकी है, युवा पहचान चुके, महिलाओं ने देख लिया और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इसको शिद्दत से देखा है कि ये कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ने के सिवा कोई काम नहीं कर सकी। अभी अपने कांग्रेस की बात की, प्रदेश की राजनीति में हर विषय पे अपनी चर्चा की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। अभी लोग कहते हैं कि आरएलपी में कौन हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस में कौन सचिन पायलट, यूथ हैं और बढ़िया फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे ही मैं पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी में कौन?
मैंने कोई एक आपको चेहरा कहा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो अभी। जी, आप समझ सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीएम का फेस घोषित नहीं हुआ है। एक बात जो मैंने आपको निवेदन किया, ये इनके व्यक्तिगत पार्टी है, उनकी हनुमान बेनीवाल जी की। कांग्रेस पार्टी भी आप जानते हैं व्यक्तिगत पार्टी है, वो गांधी फैमिली की है। तो पायलट साहब तो गांधी फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो दो बता दें कौन सा फेस है उनका, वो भी नहीं बताएंगे ना, क्योंकि जो संगठन है वो ये करेगा। और दूसरी बात, जो केजरीवाल जी हैं वो बता दें कौन होगा, वो नहीं बताएंगे। तो वो केजरीवाल जी हैं, तो अल्टीमेटली जो व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं वो तो आसानी से बता देती है, लेकिन जो नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, वो तो कैसे बता सकते हैं कि एक। दूसरी बात, मैंने आपको निवेदन किया कि जब और लोगों के रास्ते बंद क्यों हो, जो विधायक चुनकर आएंगे वो अपना लीडर चुनेंगे। माननीय मोदी जी ने जो सिस्टम बनाया है वो सबको सर्वमान्य है। माननीय अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो उसको कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। एक और मैं कहता हूं कि हमारे पास 7 लीडर हैं बड़े हर संभाग में। आप समझिए कि जयपुर संभाग के लीडर हैं जो प्रदेश के नेता हैं, उदयपुर के भी हैं, जोधपुर के भी हैं, कोटा के भी हैं, अजमेर के भी हैं, तो सब संभागों, बीकानेर के भी हैं, सब संभागों के लीडर हमारे पास मौजूद हैं। तो वहाँ ये होता ही है, जिनके पास लीडर ही नहीं है, जहाँ पे केवल टिकट किस नाम पे मिलता है वो देखा है आपने, संगठन गौण है, कोई सेवा उसका महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पे सवाल पैदा होगा। ये 2023 में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मूड बना रखा है आपने? मैं तो संगठन का सिपाही हूँ, मुझे उन्होंने चुनाव लड़ाया 3 बार, मैं तीनों बार लड़ा, अब भी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि सेवा में इंटरेस्ट ज़्यादा है, हम लोगों का काम करें और उसमें लोग पसंद करें, तो जो व्यक्तिगत इंटीमेसी है, लोगों के साथ बातचीत करना, कार्यक्रमों में जाना, उनसे मिलना, सुख दुख में खड़े होना, उनकी मदद करना, कोई थाने फौजदारी में मदद कर देते हैं। तो ये जो लाइट नहीं आ रही है, कोई और नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बन रही है, सफाई नहीं हो रही है, पूरे 15-20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे घर पे ऑफिस चलता है, पीए है, वहाँ पे स्टाफ है, वो काम करता है, वो नोट करते हैं कंप्लेन। मैं जब पार्षद नहीं था तो भी हम समस्याएं दूर करते थे, ऑफिसर्स को सीधे निर्देशित करता था, उनसे बात होती थी, इंचार्जेस से, उनसे कहते थे, किसी का रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है तो कराते थे। तो मेरी रुचि तो उसमें ज़्यादा है और निश्चित तौर पर पार्टी जो भी काम बताएगी उसको पूरी शिद्दत से करेंगे। गुजरात में भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके भी टिकट काट दिए गए और नए चेहरों को मौका दिया गया। क्या लगता है वो मॉडल सही था, और सही था तो क्या राजस्थान में लागू होना चाहिए? नहीं, अब ये तो ऊपर नेतृत्व को तय करना है कि वो क्या किसको टिकट देंगे, लेकिन अभी जो मौका चल रहा है कि गुजरात में नए लोगों को अवसर दिया तो चुनाव जीता। महाराष्ट्र में जब फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो ज़्यादातर नए लोगों को मौका मिला था, और अभी जो पुराने जो चुनाव हारे हैं या मान लीजिए को, तो वो कोई व्यक्तिगत आधार पर उनसे अगर लाभ लेना है तो ये हो सकता है कि नए लोगों को मौका देने से लाभ बढ़ता है। लेकिन हितेश जी, यहाँ वैसे भी हमारे यहाँ तो परंपरा भंवरलाल शर्मा जी की रही है, भाबड़ा जी की रही है, खुद ने कहा मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए कार्यकर्ता को मौका दो। तो हमारे जयपुर में तो जो चूंकि सीनियर लोग हैं वो निश्चित तौर पर खुद ही आगे बढ़ के ऐसा उदाहरण पेश करेंगे, क्योंकि बीजेपी एक परिवार है और हम सब लोग कमिटेड, कटिबद्ध कार्यकर्ता हैं। हम कोई सत्ता की लड़ाई में जूझने वाले कांग्रेसी लोग नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्वयं आगे बढ़ के रिटायर होंगे और कहेंगे कि नए लोगों को मौका दीजिए, जो चुनाव जीते, जिन्होंने मेहनत से अपने आप को मैदान में साबित किया है, उन लोगों को अवसर मिलेगा तो नई ऊर्जा के साथ में जनता की सेवा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भाजपा में कोई संघर्ष आने वाला नहीं, इसीलिए हम सब सीटें जीतेंगे। अब क्या मानते हैं आप, अभी एक वार्ड के पार्षद हैं, लेकिन क्या आप जो हवा महल में जितने भी जोन है, अलग अलग इलाके हैं, क्या उन सब में आपकी पहुंच है, गए हो, लोग जानते हैं या मुलाकात है आपकी उनसे? हाँ जितेश जी, ये मुझे फ़ायदा है कि 12 साल से पार्षद हूँ मैं। तो जो पहले हवा महल पूर्व जोन था, हवा महल पश्चिम जोन था, उसमें किशनपोल और हवा महल दोनों विधानसभा एक ही जोन में आते थे। इसी तरह से जो घाट गेट जोन था उसमें भी ऐसा था कि उसमें आदर्श नगर और ये किशनपोल जो विधानसभा आते थे। तो इसलिए जो पहले बार में पार्षद बना तो वो हवा महल विधानसभा में वार्ड में था। तो अभी जो छोटे छोटे टुकड़े भी करे हैं, लेकिन एरिया तो वही है,
जयसिंहपुरा खोर से लेके शास्त्री नगर तक, और यहाँ पे आप समझिए तो न्यू कॉलोनी 5 बत्ती से लेके और इधर आप यहाँ रामगंज सूरज पोल तक, ये जो इलाका है ये शहर परकोटे का इलाका है। और शहर परकोटे में लगातार काम करते रहने का लाभ मुझे मिला है। अभी भी कोरोना में हमने देखा है, हमने केवल 4 वार्डों में काम नहीं किया, हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूछ के सूची बनाई और लगभग 150 कार्यकर्ताओं को 5-5 किट इसलिए देने को कहा कि हमारे आसपास कोई ज़रूरतमंद अगर है तो उनको आप किट जरूर दें, राशन। तो उस दौरान मुझे ध्यान आया कि पूरा परकोटा एक परिवार है। और अभी भाजपा ने भी जो सभा की यहाँ पे जन आक्रोश सभा, वो हवा महल और किशन पोल दोनों विधानसभाओं की इकट्ठे ही सभा करी, क्योंकि ये जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मनीष जी पारिक से बात की और हमने प्रदेश के, देश के कई मुद्दों पे, राजनीतिक विषयों पे हमने बात की और इनसे अपने खुद के बारे में भी हमने जाना। इन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी इन्होंने खूब मदद की लोगों की। फ़िलहाल भी ये पूरे दिन इसी काम में लगे रहते हैं। और जैसे गुजरात में एक नया मॉडल लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को टिकट दिया गया और वो जीत के भी आए। और अधिकतर लोग प्रदेश में भी यही सोच रहे हैं कि नए लोगों को इस बार मौका दिया जाएगा। और मनीष जी हवा महल विधानसभा क्षेत्र से दावेदार माने जा रहे हैं। जनता से हमें यही सुनने को मिलता है, यही फीडबैक मिलता है। तो देखते हैं 2023 में क्या होता है। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।